ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से। भिंड पर राज करने वाले बमरोलिया जाटों को ये खबर मिली कि ग्वालियर में उनके किले को महाजीराव सिंधिया की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। महाजीराव उस दौर के ताकतवर मराठा सरदार थे और उन्होंने इतनी बड़ी फौज लेकर हमला किया था कि बमरोलिया जाटों का हारना तय था। फिर भी बमरोलिया जाटों ने मराठों से जंग लड़ी, लेकिन मराठों का ये हमला इतना जबरदस्त था कि बमरोलिया जाट उनके आगे टिक ही नहीं पाए। कहते हैं कि महाजीराव ने बमरोलिया जाटों की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया और ग्वालियर समेत उनकी पूरी रियासत को कब्जे में लेकर बनाया सिंधिया स्टेट। महाजीराव की वजह से जाट राज परिवार को ग्वालियर छोड़ना पड़ा और तभी से ही सिंधियाओं और बमरोलिया जाटों के बीच जो दुश्मनी शुरू हुई वो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई। जाटों ने कई बार अपनी रियासत वापस पाने की कोशिश भी की, लेकिन महाजीराव को हराना इतना आसान नहीं था। सिंधियाओं से बदला लेने के लिए बमरोलिया जाट बरसों तक सही मौके का इंतजार करते रहे और 1805 में जाकर उन्हें यह मौका मिल ही गया, क्योंकि ये वो साल था जब अंग्रेजों और मराठों के बीच दूसरी बार युद्ध हुआ। इतिहास में यह जंग सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के नाम से दर्ज है, जिसमें बमरोलिया जाटों ने दुश्मनी निकालने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। उस वक्त सिंधियाओं की कमान दौलतराव सिंधिया के हाथों में थी, जो महाजीराव सिंधिया के बेटे थे। दौलतराव की सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया और इस हार के बाद मराठे अंग्रेजों से संधि करते हैं। क्योंकि बमरोलिया जाटों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसीलिए वो अंग्रेजों पर ग्वालियर वापस लेने का प्रेशर बनाते हैं। लेकिन दौलतराव तो ग्वालियर की इंच भर जमीन देने तक को तैयार नहीं थे। अंग्रेजों के जोर देने के बाद वो बड़ी मुश्किल से चंबल के आगे के 3 परगने देने को तैयार हो गए। अब कहने को तो ये जमीन नदी के किनारे थी, लेकिन उस दौर में ये इलाका बीहड़ और जंगलों से भरा हुआ बिल्कुल आउटलाइन एरिया था। ग्वालियर की शानो शौकत को छोड़कर बमरोलिया जाटों के लिए यहाँ एक नई रियासत बसाना आसान नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। आखिरकार वो यहाँ आए और तमाम मुश्किलों के बावजूद नई रियासत बनाई, जिसे नाम दिया धौलपुर। वक्त के साथ साथ धौलपुर एक समृद्ध रियासत बन गया, लेकिन धौलपुर राज परिवार ये कभी नहीं भूला कि सिंधियाओं ने उनके साथ क्या किया था। यही कारण था कि सालों बीत गए, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई। फिर आई 20वीं सदी। जीवाजीराव सिंधिया ग्वालियर के आखिरी महाराजा बनते हैं और अपनी रानी बनाते हैं जालौन के डिप्टी कलेक्टर की बेटी दिव्येश्वरी राणा को। शादी के बाद दिव्येश्वरी राणा बन जाती है महारानी विजयाराजे सिंधिया। 8 मार्च 1953 मुंबई में महारानी विजयाराजे ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया वसुंधरा राजे। वसुंधरा बचपन से ही होनहार थीं, इसीलिए विजयाराजे ने उन्हें पढ़ने के लिए तमिलनाडु के कोडेकानल भेजा, जहां से अपनी स्कूलिंग पूरी करके वसुंधरा मुंबई आ गई। उन्होंने मुंबई के सोफिया कॉलेज से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। और उधर धौलपुर में क्या चल रहा था? धौलपुर के आखिरी राणा थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह को कोई बेटा नहीं था। 1954 में अचानक उनका देहांत होने के कारण धौलपुर की राजमाता ने अपने नाती हेमंत सिंह को गोद ले लिया और उन्हें धौलपुर का राजा बना दिया। हेमंत और वसुंधरा दोनों हम उम्र थे। बहुत कम उम्र में ही वो राजा बन गए और जब वो बड़े हुए तब धौलपुर की राजमाता ने उनकी शादी भरतपुर राजघराने में तय कर दी। लेकिन हेमंत ने शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने राजमाता को बताया कि वो किसी और से प्यार करते हैं। राजमाता ने पूछा किससे? हेमंत बोले वसुंधरा राजे से। ये सुन राजमाता के होश उड़ गए। जिन सिंधियाओं से उनकी बरसों पुरानी दुश्मनी थी, उसे रिश्तेदारी में बदलने के लिए वो कतई तैयार नहीं थीं। लेकिन हेमंत की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। 17 नवंबर 1972 राजमाता के लाख विरोध के बावजूद राणा हेमंत सिंह ने वसुंधरा राजे से शादी कर ली और इसी के साथ ही वसुंधरा राजे धौलपुर की महारानी बन जाती है। लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि धौलपुर की महारानी आज झालरापाटन से चुनाव क्यों लड़ती हैं? और मध्य प्रदेश में मां विजयराजे का अच्छा खासा असर होने के बावजूद वो राजस्थान की सियासत में इतनी ताकतवर कैसे बनी? क्या है एक महारानी की सियासत की असल कहानी? इसे जानने के लिए हमें चलना होगा
मध्य प्रदेश की तरफ। साल 1957, जगह दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर, मध्य प्रदेश का गुना शहर। स्टेज पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया भाषण दे रही थी और वहां बैठे लोग इसे बड़े गौर से सुन रहे थे। खास बात यह थी कि विजयाराजे का ये पहला चुनाव था और यहीं से पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री होती है। हालांकि ग्वालियर की महारानी होने के कारण जनता उन्हें पहले से ही जानती थी। गुना और ग्वालियर के लोग उन्हें प्यार से अम्मा महाराज कहकर बुलाते थे। बेटी वसुंधरा राजे सिर्फ 4 साल की थी जब राजमाता ने सियासत में एंट्री की। 10 सालों तक वो कांग्रेस में रहीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। हुआ यूं कि 1967 में द्वारका प्रसाद मिश्रा मध्य प्रदेश के नए सीएम बनते हैं। उन दिनों में मध्य प्रदेश में स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था, जिस वजह से डीपी मिश्रा और राजमाता के रिश्ते पहले से ही तल्ख थे। ऊपर से एक दिन जब राजमाता उनसे मिलने पहुंची तो मिश्रा ने उन्हें बाहर इंतजार कराया। राजमाता ने इसे अपना अपमान समझा और 36 विधायकों को साथ लेकर डीपी मिश्रा की सरकार गिरा दी। हालांकि उनकी बेटी यशोधरा राजे ने एक इंटरव्यू में बताया कि कहानी इससे कुछ अलग थी। डीपी मिश्रा की छवि एक दबंग नेता की थी और उन्होंने ही बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पर गोली चलवाई थी, जिससे खफा होकर राजमाता विजयाराजे ने कांग्रेस छोड़ दी। दोस्तों, प्रवीर चंद्र भंजदेव वो राजा थे जिनके मर्डर का आरोप पुलिस पर लगता है। बस्तर के लोग आज भी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उनकी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। यहाँ हम आपसे एक भूल के लिए माफी चाहेंगे, जिसमें हमने उस वक्त एमपी का सीएम कैलाश काटजू को बताया है, जबकि सीएम थे डीपी मिश्रा। मिश्रा की सरकार गिराकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खस्ता हाल करने के बाद 1967 में अम्मा महाराज जनसंघ ज्वाइन कर लेती हैं। जनसंघ को उनकी पॉपुलैरिटी का खूब फायदा भी मिला और 1971 में पूरे देश में जबरदस्त इंदिरा लहर होने के बावजूद भी विजयाराजे भिंड से, उनके बेटे माधवराव गुना से और अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। कहते हैं कि विजयाराजे जब भी चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच जाती तो अक्सर उनकी बेटियां वसुंधरा और यशोधरा भी उनके साथ होती थीं। खुद वसुंधरा राजे ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में बताया कि विजयाराजे कई बार उन्हें स्टेज पर स्पीच देने के लिए कह देती थीं। राजे ने बताया कि पहले तो उनके पसीने छूट जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो परफेक्ट हो गईं। उस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करते थे। जब वो स्कूल से घर आती तो राजमाता चुनावी अभियान पर होती। अपने माँ से मिलने के लिए उन्हें कई बार दूर दराज के गाँव में जाना पड़ता था। यहीं से उन्होंने जनता से जुड़ने का तरीका जाना। 19 साल की उम्र आते आते वसुंधरा राजे एक तरह से पॉलिटिकली ट्रेंड हो चुकी थी। 20 साल की उम्र में वो राणा हेमंत सिंह से शादी करके अपने ससुराल धौलपुर आ गईं। यहाँ न्यूली मैरिड कपल ने राधा बिहारी मंदिर में आशीर्वाद लिया, लेकिन ये आशीर्वाद काम नहीं आया क्योंकि कुछ सालों के भीतर ही दोनों का तलाक हो गया। मीडिया में खबरें आईं कि धौलपुर की राजमाता की वजह से ये रिश्ता टूटा है, लेकिन असल कारण क्या था ये किसी को पता नहीं चल पाया। खैर, 11 सितंबर 1973 मुंबई में वसुंधरा ने एक बेटे दुष्यंत को जन्म दिया। पति हेमंत से वो अलग हो चुकी थी। पिता जिवाजी राव काफी पहले ही गुजर चुके थे। एक साथ था तो मां विजयराजे का। विजयराजे चाहती थी कि वसुंधरा राजनीति में आए, इसीलिए वो लगातार उन्हें अपने साथ इलेक्शन कैंपेन में ले जाया करती थी। लेकिन 1975 के इमरजेंसी के दौर में जब विजयराजे को जेल भेजा गया, तब वसुंधरा और उनकी बहनों को वो कठिन समय अकेले गुजारना पड़ा। लेकिन इसी वक्त ने वसुंधरा को मजबूत बनाया और अब उन्होंने भी पॉलिटिक्स में एंट्री करने की ठानी। साल था 1984। मध्य प्रदेश के भिंड से वसुंधरा राजे अपना पहला चुनाव लड़ती हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर थी। असर यह हुआ कि वसुंधरा राजे 87,000 वोटों से हार गईं। बेटे की इस हार ने राजमाता की टेंशन बढ़ा दी। एक दिन उन्होंने एक मीटिंग में भैरव सिंह शेखावत से इसका जिक्र किया। उन्होंने सलाह दी कि बेटी को फिर से ससुराल यानी कि धौलपुर भेज दो चुनाव लड़ने के लिए। भैरव सिंह उस वक्त राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे और लोग उन्हें बाबोसा कहकर बुलाते थे।
वो राजनीति में उस वक्त आए जब राज्य रजवाड़ों में कांग्रेस सरकार को लेकर काफी गुस्सा था। इसी गुस्से का फायदा उठाने के लिए 1952 में राजस्थान में जनसंघ का काम देख रहे लालकृष्ण आडवाणी भी अच्छे कैंडिडेट्स की तलाश में थे। वो पहुंचे सीकर में अपने दोस्त बिशन सिंह के पास और उन्हें दंतारामगढ़ सीट से चुनाव लड़ने के लिए मनाने लगे। बिशन सिंह की नई नई नौकरी लगी थी, इसीलिए वो आडवाणी से बोले कि आप मेरे भाई को चुनाव लड़वा दो। वो अभी अभी पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती में लगा है। भाई का नाम था भैरव सिंह शेखावत। आडवाणी भैरव सिंह से मिले और उन्हें टिकट दे दिया। भैरव सिंह तैयार तो हो गए, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। वो पत्नी सूरज कंवर के पास गए और उनसे 10 रुपए लेकर पर्चा भरा और प्रचार में जुट गए। उनके प्रचार करने का अंदाज भी निराला था। वो कभी ऊंट पर बैठकर वोट मांगने जाते तो कभी रैली में आए लोगों को वीर रस से भरी कविताएं सुनाते। जनता को भैरव सिंह पसंद आने लगे। नतीजा ये रहा कि कांटे का मुकाबला होने के बावजूद सिर्फ 38 रुपए खर्च करके भैरव सिंह शेखावत चुनाव जीत जाते हैं। कहते हैं कि इस जीत के बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा और बहुत ही जल्द राजस्थान बीजेपी का जाना माना चेहरा बन गए। उनकी बात मानकर 1985 में वसुंधरा ने धौलपुर से चुनाव लड़ा, जहां कांग्रेस के भंवरलाल को 22,000 वोटों से हराकर उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। बाबोसा का फैसला सही साबित हुआ। जल्दी उन्होंने वसुंधरा को पार्टी के युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया और फिर प्रदेश में उपाध्यक्ष। लेकिन 1989 के पार्लियामेंट चुनाव में उन्होंने वसुंधरा को धौलपुर की बजाय झालावाड़ से टिकट दिया। कहते हैं कि धौलपुर में वसुंधरा राजे एक नेता नहीं बल्कि धौलपुर की बहू बनकर चुनाव प्रचार कर रही थी। लोगों ने भी उन्हें वैसा ही प्यार दिया, लेकिन झालावाड़ उनके लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने घबराकर अपनी मां विजय राजे को फोन लगाया, लेकिन अम्मा महाराज को बाबोसा पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि जैसा भैरव सिंह कहते हैं वैसा करो। भैरव सिंह जानते थे कि झालावाड़ बीजेपी का गढ़ था। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा होने के कारण यहाँ विजय राजे का भी काफी असर था। कुल मिलाकर ये एक सेफ सीट थी। खैर, बाबोसा की बात मानकर वसुंधरा झालावाड़ आई और चुनाव लड़ा। राजमाता खुद प्रचार के लिए आई, लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। कांग्रेस के शिव नारायण को 1,46,541 वोटों के बड़े अंतर से हराकर वसुंधरा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद झालावाड़ वसुंधरा राजे का गढ़ बन गया। 1999 तक झालावाड़ की जनता उन्हें लगातार चुनाव जिताती रही। जब सेंटर में बीजेपी की सरकार बनी तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया। वसुंधरा अब दिल्ली जा चुकी थी। इधर 2002 में वाजपेयी ने भैरव सिंह शेखावत को भी उपराष्ट्रपति बनाकर दिल्ली बुला लिया। नतीजा ये रहा कि राजस्थान में गुलाबचंद कटारिया और घनश्याम तिवारी समेत दूसरे नेताओं का कद बढ़ने लगा। वो भैरव सिंह का एक क्षेत्र राज खत्म करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने तुरंत राजस्थान में नया पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की, जो भैरव सिंह के दिल्ली जाने के कारण खाली हो गया था। वो सोच रहे थे कि अब उनमें से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाएगा। उन्होंने प्रेशर बढ़ाया तो प्रमोद महाजन के पास जयपुर से लगातार फोन आने लगे कि राजस्थान में तुरंत स्टेट बीजेपी चीफ को नॉमिनेट किया जाए। महाजन ने अटल बिहारी वाजपेयी को सब कुछ बताया, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले अटल पहुंचे भैरव सिंह शेखावत के पास। सितंबर का वो महीना था। चाय की चुस्कियां लेते हुए दोनों जब बात कर रहे थे, तब बातों बातों में अटल ने पूछा कि राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष किसे बनाया जाए। बाबोसा बोले वसुंधरा राजे को। अटल चौंक गए, क्योंकि राजे भले ही झालावाड़ से एमपी थी, लेकिन उस वक्त स्टेट की पॉलिटिक्स से उनका कोई खास लेना देना नहीं था। तब भैरव सिंह ने अटल को समझाया कि वसुंधरा जाटों की बहू और राजपूतों की बेटी है, इसीलिए जाट और राजपूत समाज के लोगों को उनके पक्ष में लाया जा सकता है। ऊपर से उनकी बहू निहारिका गुज्जर समाज से आती है। समधन के रिश्ते का हवाला देकर वो गुज्जरों को भी अपने साथ जोड़ सकती हैं। कहते हैं कि राजस्थान को लेकर उस वक्त एक कहावत मशहूर थी, यू डू नॉट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। मतलब साफ था कि लोग अपनी जाति के कैंडिडेट को ही वोट देना पसंद करते थे और इस बात को वाजपेयी भी अच्छी तरह समझते थे। वसुंधरा के नाम पर बड़ी जातियों के वोट बीजेपी को मिल सकते थे, इसीलिए वो भैरव सिंह की बात मान गए।
हालांकि वसुंधरा इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो दिल्ली में खुश थी, लेकिन भैरव सिंह के कहने पर उन्होंने फिर से राजस्थान का रुख किया। 14 नवंबर 2002 वसुंधरा राजे को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि बाकी नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन वसुंधरा के साथ इस बार अटल खड़े थे। खुद प्रमोद महाजन ने राजस्थान चुनावों की कमान संभाली। राजे और महाजन दोनों ने जमकर मेहनत की। गुजरात में मोदी की गौरव यात्रा के देखा देख राजस्थान में वसुंधरा को फेस बनाकर परिवर्तन यात्रा निकाली गई। महाजन ने वसुंधरा को सभी 200 विधानसभाओं में घुमाया। वो जहां जाती वहीं के पहनावे में नजर आती। महाजन ने मुंबई से फिल्म स्टार्स बुलाकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करवाया। हर केबल नेटवर्क पर एड चलवाए। इतना ही नहीं, कहते हैं कि 140 गांवों में टेस्ला विमानों के जरिए आसमान से पैम्पलेट्स बरसाए गए और हर कैंडिडेट को ये हिदायत दी गई कि वो अपने लोकल मुद्दों को ध्यान में रखकर ही वोट मांगे। राजस्थान में ये साल अकाल का था। गहलोत को घेरने के लिए बीजेपी ने अकाल को मुद्दा बनाया। सूखे में कमल खिले और परिवर्तन पथ पर वसुंधरा राजे जैसे नारों के साथ प्रचार करवाया गया। प्रचार के आखिरी दिन लगभग हर अखबार के पहले पन्ने पर एडवर्टीजमेंट छपा जिसमें लिखा था अलविदा गहलोत। इस धुआंधार प्रचार का नतीजा ये रहा कि गहलोत सचमुच अलविदा कह गए। कांग्रेस हार गई और बीजेपी को मिली 120 सीटें। 8 दिसंबर 2003 राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाती है और वसुंधरा राजे पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती हैं। वो राजस्थान जहां महिलाएं बिना घूंघट के बाहर तक नहीं निकलती थीं, वहां किसी महिला का सीएम बनना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने ये कर दिखाया। वसुंधरा इतने खुश थीं कि सीएम बनने के बाद उन्होंने भैरव सिंह को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि बाबूसाह ने उन्हें राजनीति का चमकता सितारा जो बना दिया था। हालांकि सेंट्रल लीडरशिप के कहने पर उन्हें गुलाबचंद कटारिया और घनश्याम तिवारी जैसे विरोधी नेताओं को भी अपने कैबिनेट में मंत्री बनाना पड़ा, लेकिन भैरव सिंह के होते हुए उन्हें किसी का डर नहीं था। राजस्थान के लोग बताते हैं कि बाबूसाह ने कईयों की किस्मत चमकाई थी। इन्हीं में से एक थे जसवंत सिंह जसोल। 3 जनवरी 1938 बालोतरा के जसोल गांव में पैदा हुए जसवंत सिंह होने को तो सूर्यवंशी राजपूत थे, लेकिन अपनी मातृभूमि से प्रेम के चलते वो नाम के आगे जसोल लगाते थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी और लगातार प्रमोट होते हुए मेजर रैंक तक पहुंचे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी उन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया। कहते हैं कि जसवंत काफी समझदार थे और जोधपुर के महाराजा गज सिंह से उनकी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन जब भैरव सिंह से उनकी मुलाकात हुई, तब राजमाता कृष्णा कुमारी ने उनसे जसवंत सिंह को पॉलिटिक्स में लाने के लिए कहा। साल 1966 में महाराजा गज सिंह और भैरव सिंह शेखावत के कहने पर जसवंत सिंह आर्मी छोड़कर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। कहते हैं कि राजमाता विजय राजे के एडवाइजर सरदार आगरे की पत्नी जसवंत सिंह की पत्नी शीला कंवर की बहन थी, इसीलिए जसवंत सिंह को राजमाता का भी पूरा साथ मिला। बहुत ही कम समय में वो अटल और आडवाणी के भी फेवरेट बन गए। अटल सरकार में उन्हें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद मिले। जब वसुंधरा राजस्थान की सीएम बनी, तब वो सेंटर में फाइनेंस मिनिस्टर थे। राजमाता का एहसान चुकाने के लिए जसवंत सिंह ने वसुंधरा का भरपूर साथ दिया, लेकिन सीएम बनते ही उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, जिसकी शुरुआत होती है 2006 में। हुआ यूं कि 2004 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए और बीजेपी इलेक्शन हार गई। कांग्रेस ने सरकार बनाई और जसवंत सिंह राजस्थान फिर से लौट आए। अब राजस्थान आते ही विरोधी खेमे के नेताओं ने उन्हें वसुंधरा से बड़ा दिखाने की कोशिश की। नतीजा ये रहा कि दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। वसुंधरा ने जसवंत सिंह का फोन तक उठाना बंद कर दिया, क्योंकि अब बारी थी विरोधी नेताओं को ठिकाने लगाने की। हुआ यूं कि 2006 में वसुंधरा राजे अपनी सरकार के 3 साल पूरा होने का जश्न मना रही थीं। तब घनश्याम तिवारी ने उनसे अलग अपनी सभाएं की और जनता को सरकार की बजाय अपने काम गिनवाने लगे। वसुंधरा उस वक्त तो चुप रही, लेकिन 2007 में उन्होंने इसका बदला ले ही लिया। हुआ यूं कि उस वक्त बाड़मेर के जसोल गांव में जसवंत सिंह के घर रियाण का कार्यक्रम चल रहा था। रियाण राजस्थान की एक प्रथा है जिसमें मेहमानों को अफीम परोसी जाती है।
वैसे तो राजस्थान में अफीम और ये प्रथा दोनों ही बैन है, फिर भी ये गांव में खूब चलती है। लेकिन जसवंत सिंह के यहाँ रियाण के कार्यक्रम में नरपत सिंह राजवी, गुलाबचंद कटारिया, घनश्याम तिवारी और ललित किशोर चतुर्वेदी जैसे वसुंधरा विरोधी नेता पहुंचे थे। इसीलिए पुलिस ने यहाँ छापा मारा और ये पूरा मामला मीडिया में जोर शोर से उछाला गया। जसवंत सिंह समेत बाकी नेताओं की खूब किरकिरी हुई और जोधपुर के एक वकील ने तो इन पर केस भी कर दिया। इस पूरी घटना को वसुंधरा राजे का पलटवार माना गया। इस तरह अपने विरोधियों को कमजोर करने के साथ साथ वसुंधरा ने राजस्थान के विधायकों में अपनी गहरी पैठ बना ली। अब राजे पार्टी में तो मजबूत हो ही गई, लेकिन जनता ने शिकायत ये की कि सीएम का तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। यही वजह रही कि वो 2008 का चुनाव हार गईं। इन चुनावों में बीजेपी महज 78 सीटों पर सिमट जाती है, जिसके बाद वसुंधरा के नए विरोधी बनते हैं राजनाथ सिंह। हुआ यूं कि अगले ही साल यानी कि 2009 में लालकृष्ण आडवाणी को फेस बनाकर बीजेपी ने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा और हार गई। तब बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने हार के जिम्मेदार नेताओं के इस्तीफे लेने शुरू कर दिए। इन चुनावों में बीजेपी को राजस्थान की 25 सीटों में से सिर्फ 5 पर जीत मिली थी। इसीलिए वसुंधरा राजे पर भी इस्तीफे का प्रेशर बढ़ने लगा। तब राजे अपने 57 विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गईं। मैसेज साफ था कि अगर उनका इस्तीफा लिया गया तो वो सारे विधायकों के साथ पार्टी छोड़ देंगी। राजनाथ को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद नितिन गडकरी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने और वेंकैया नायडू को राजीनामे के लिए बुलाया। वेंकैया के समझाने पर वसुंधरा मान गई और इस्तीफा दे दिया। वसुंधरा अब जयपुर से बाहर रही। लेकिन साल 2013 में सिक्का फिर पलटा। राजनाथ सिंह गुजरात के सीएम को दिल्ली लेकर आते हैं और अब पार्टी का नया चेहरा बनते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे और इस बार बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता में आना था। यही कारण था कि अरुण जेटली ने अपने घर पर वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह की मीटिंग करवाई। राजनाथ जानते थे कि वसुंधरा के बिना सरकार बनाना मुश्किल है, इसीलिए दोनों ने पुराने गिले शिकवे दूर करके एक बार फिर मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजा ये रहा कि 2013 का ये चुनाव पार्टी जीत जाती है और वसुंधरा राजे एक बार फिर राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती हैं। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे दोगुनी ताकत के साथ लौटी, इसीलिए वो विरोधियों पर ज्यादा हावी थीं, खासकर जसवंत सिंह जसोल पर। वो इसलिए कि साल 2009 में जोधपुर का एक शख्स वसुंधरा राजे का मंदिर बनवाने की कोशिश करता है। तब जसवंत सिंह की पत्नी ने इसे देवी देवताओं का अपमान बताकर उसके खिलाफ केस ठोक दिया। इससे दोनों परिवारों के रिश्ते और खराब हो गए। यही कारण था कि 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में वसुंधरा राजे ने बाड़मेर से जसवंत सिंह का टिकट कटवा दिया और कांग्रेस के कर्नल सोनाराम को बीजेपी में लाकर उन्हें टिकट दिलवा दिया। गुस्साए जसवंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, लेकिन मोदी लहर का असर ही कहें कि वो इलेक्शन हार गए। इसके बाद एक हादसे में वो पैरालाइज हो गए और दुनिया से अलविदा कह गए। उधर राजस्थान में बीजेपी पूरी की पूरी 25 सीटों पर फतेह हासिल कर लेती है। इस जीत के बाद वसुंधरा राजे ने अपने बेटे दुष्यंत को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहा, लेकिन मोदी नहीं माने। खबर आई कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले वसुंधरा ने अपने सभी सांसदों को बीकानेर हाउस में इकट्ठा कर लिया है और वो राजे के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ये बात मोदी और अमित शाह को बहुत अखरी, लेकिन बात बिगड़ती देख संघ को बीच बचाव करना पड़ा। राज्य से एक राज्य मंत्री बनाकर मामला आगे के लिए टाल दिया गया। लेकिन यहीं से मीडिया में वसुंधरा राजे और अमित शाह के बीच अनबन की खबरें आने लगी। कहते हैं कि ललित मोदी कांड में अमित शाह वसुंधरा को घेरना चाहते थे, लेकिन सुषमा स्वराज का नाम आने के कारण वो चुप रहे। 2018 में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के पद से अशोक परनामी को हटाकर गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी अध्यक्ष बनाने की कोशिश की, लेकिन वसुंधरा नहीं मानी और अपने विधायकों को लेकर वो फिर दिल्ली पहुंच गईं। अमित शाह विधायकों से नहीं मिले, लेकिन वसुंधरा के आगे उन्हें झुकना पड़ा। संघ के कहने पर उन्होंने सीकर के मदन लाल सैनी को पार्टी अध्यक्ष बना दिया। अब साल आया 2018 का। राजस्थान में एक बार फिर चुनाव होते हैं। मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं जैसे नारों के साथ जनता वोट डालती है और वसुंधरा राजे को हार का सामना करना पड़ता है। वसुंधरा एक बार फिर विपक्ष में बैठी
लेकिन अब तक गुलाब चंद कटारिया और घनश्याम तिवारी जैसे विरोधी नेताओं के नाम गायब हो चुके थे। वो इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे ने राजस्थान के विधायकों को अपने साथ इतनी मजबूती से बांधा हुआ था कि जितनी बार भी ये नेता अपने आप को बड़ा दिखाने की या किसी तरह की जन जागरण यात्रा निकालने की कोशिश करते, उतनी बार वसुंधरा राजे और उनके विधायक पार्टी छोड़ने की धमकी दे देते और इन्हें शांत बैठना पड़ता। लेकिन वसुंधरा राजे और अमित शाह की अदावत अब भी जारी थी। ये बात खुलकर सामने तब आई जब अमित शाह ने वसुंधरा राजे के धुर विरोधी सतीश पूनिया को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जैसे ही 2023 के राजस्थान चुनाव नजदीक आने लगे, वसुंधरा कैंप ने पूनिया का विरोध शुरू कर दिया। पार्टी में शांति बरकरार रखने के लिए पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाना पड़ा। वहीं नेता प्रतिपक्ष बने राजेंद्र राठौड़ और ये भी वसुंधरा खेमे के ही नेता थे। फिर सेंट्रल लीडरशिप ने पहली लिस्ट में वसुंधरा के करीबियों का टिकट काटा तो बवाल इतना बढ़ गया कि दूसरी लिस्ट में उनके सुझाए गए नामों पर अमल करना ही पड़ा और उनके करीबियों को आखिरकार टिकट देना ही पड़ा। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में अक्सर ये खबरें चलती हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत एक दूसरे के दोस्त हैं और अंदर खाने मददगार भी है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाना चाहती और ये वसुंधरा राजे का आखिरी इलेक्शन है। लेकिन इन सब खबरों से हटकर हकीकत ये है कि बीजेपी को राजस्थान में वसुंधरा राजे की जरूरत अब भी है, क्योंकि विधायकों पर उनकी पकड़ आज भी है। वसुंधरा कहती है कि पॉलिटिशियंस कभी रिटायर नहीं होते, लेकिन अगर वो राजनीति से संन्यास लेती हैं तो रिटायर होकर खूब किताबें पढ़ेंगी। वसुंधरा राजे बताती है कि वो भगवान में बहुत भरोसा करती है और बिना पूजा पाठ के कभी घर से नहीं निकलती। इतिहास की किताबों में उनकी दिलचस्पी है, लेकिन क्या इस बार इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या वसुंधरा राजे तीसरी बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बन पाएंगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। अपना कोई सजेशन हो तो आप इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।